हाय, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ इंग्लिश। बीएससी कोचिंग क्लास में एक बार फिर तुम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक्सरसाइज। उसमें 29 क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे एरर्स वाले। आज भी एक सेशन और होगा प्रीपोजिशन का, जिसमें 30 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीपोजिशन पर बेस्ड एरर्स के क्वेश्चंस होंगे वो। लेकिन उसके पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वर्ड से रिलेटेड। ये 3 प्रॉब्लम्स तुम्हारे सामने हैं, 3 क्वेश्चंस तुम्हारे सामने हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। क्या करना है ये तुम लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। एक मेन वर्ड दिया हुआ है, नीचे में उसके अगेंस्ट में 4 ऑप्शंस हैं। जो अपोजिट वर्ड होगा, अपोजिट मीनिंग का जो वर्ड होगा उसको टिक करना होगा। ठीक है, इसके लिए ज़रूरत क्या होती है? वी नो कि इसके लिए ज़रूरत होती है वर्ड मीनिंग की। अगर मेन वर्ड का मीनिंग पता है, साथ ही साथ नीचे के चारों ऑप्शंस के भी मीनिंग पता है, तब तुम 100% श्योर होकर इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेन वर्ड का मीनिंग पता है, नीचे के 4 में से 2 वर्ड्स के मीनिंग पता है, तो फिर भी चांस की बात है, उसमें भी सही हो सकता है। बट अगर ऐसा भी केस बनता है कभी कभी कि नीचे के चारों वर्ड्स के मीनिंग पता है ऑप्शंस के, बट मेन वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, उस केस में तुम्हारा आंसर सही होने का चांस नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छे वर्ड्स हैं तुम्हारे सामने बोर्ड पर। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को टेकअप करते हैं और उसके मीनिंग को समझते हैं। पहले तो देखते हैं कि रेलिंक्विश क्या है, नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो ये वर्ब है। नीचे के जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। रीइंस्टेट वर्ब है, डिस्प्लेस भी वर्ब है, रिक्लेम भी वर्ब है और रिटेन भी वर्ब है। यानी कि ग्रामर का नॉलेज यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसको बिल्कुल वर्ड मीनिंग पर ही बनाना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखो, पहला वर्ड रेलिंक्विश। रेलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। जैसे प्रिंस सिद्धार्थ ने अपना राजपाट छोड़ दिया था, रेलिंक्विश कर दिया था, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रेलिंक्विश। ठीक है, फिर अब नीचे देखते हैं जो वर्ड्स है रीइंस्टेट। रीइंस्टेट का मतलब होता है किसी चीज़ को फिर से स्थापित कर देना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रीइंस्टेट। फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो किसी को हटा दिया गया, वहाँ से उसको निकाल दिया गया और फिर उसको दोबारा नौकरी में रख लिया गया, तो हम कहेंगे कि उसको रीइंस्टेट कर लिया गया, पुनः उसके उस पद पर उसको स्थापित कर दिया गया। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं रीइंस्टेट। फिर एक वर्ड यहाँ पे है डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब होता है विस्थापित करना। ये वाला वर्ड तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत में, कि अगर किसी भी सॉलिड को जब लिक्विड में डुबाया जाता है तो वो सॉलिड अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस कर देता है। तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब विस्थापित कर देना, हटा देना। एक और वर्ड होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है फिर से रख देना, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिप्लेस। फिर थर्ड वर्ड है रिक्लेम। रिक्लेम का मतलब होता है किसी चीज़ पे दोबारा कब्जा कर लेना या उस पर अधिकार जमा लेना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिक्लेम। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी की ज़मीन किसी ने हथिया ली, कोर्ट केस हुआ, केस के वर्डिक्ट के बाद वो ज़मीन उसको वापस मिल गई, देन व्हाट वी से दैट ही वॉज एबल टू रिक्लेम हिज लॉस्ट लैंड। वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिटेन। रिटेन का मतलब होता है जो चीज़ तुम्हारे पास है उसको अपने पास बनाए रखना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिटेन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता, तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में क्या कोशिश होती है? द एफर्ट इज कंसंट्रेटेड हाउ टू रिटेन द वर्ल्ड कप। चैंपियनशिप को कैसे रिटेन किया जाए, वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं रिटेन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल इसका अच्छा है याद रखने के हिसाब से। जैसे वर्ड मीनिंग तुम याद करते हो, बट
उसको रिटेन करना तुम्हारे लिए चैलेंज होता है, उसको अपने पास बनाए रखना तुम्हारे लिए चैलेंज होता है, तो वहाँ पर भी हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं, रिटेन। ठीक है, पांचों वर्ड्स के मीनिंग पता है। रेलिंक्विश का मतलब जो भी चीज़ तुम्हारे पास है उसको छोड़ देना या त्याग देना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो भी चीज़ तुम्हारे पास है उसको बनाए रखना। तो रेलिंक्विश का अपोजिट वर्ड होगा रिटेन, और 1 का आंसर क्या होगा? 1 का आंसर होगा डी। ठीक है, देन वी कम टू सेकेंड वर्ड। ये एक अच्छा वर्ड है, फ्रेल्टी एक नाउन है। नीचे अगर हम देखेंगे, एनर्जी नाउन है, इंटेंसिटी भी नाउन है, वेमेंस भी नाउन है। वेमेंस एक अच्छा वर्ड है, शायद तुम फर्स्ट टाइम इसको देख रहे होगे, और स्ट्रेंथ भी नाउन है। यहाँ पर भी पांचों वर्ड्स नाउन है। ग्रामर का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं कर पाएंगे। वी विल हैव टू गो बाय द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, उसी पर हम लोगों को इसके आंसर को डिसाइड करना होगा। एक वर्ड होता है फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर, ये एडजेक्टिव है। जब बीमारी से आदमी कमज़ोर हो जाता है वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं फ्रेल, उसी का नाउन है फ्रेल्टी, मीन्स कमजोरी। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ऊर्जा यू नो। देन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। तीव्रता के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इंटेंसिटी। फिजिक्स में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं। डीपनेस के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इंटेंसिटी। नेक्स्ट है वेमेंस। वेमेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को व्यक्त करने के लिए जो ताकत होती है, जो जोर होता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं वेमेंस। किसी भी चीज़ को अभिव्यक्त करने की ताकत या जोर, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वेमेंस। जैसे द ऑपोजिशन वेमेंटली अपोज्ड दिस मूव ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के इस चाल को या इस मूव को का जोरदार विरोध किया गया विरोधी पार्टियों के द्वारा, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है वेहेमेंट। वेहेमेंट एक एडजेक्टिव है और उसी से बना हुआ नाउन है वेहेमेंस। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। ताकत के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेंथ। नाउ वी सी फ्रेल्टी का मतलब कमजोरी, तो कमजोरी का अपोजिट वर्ड क्या होगा? ताकत होगा या शक्ति होगा, इसीलिए आंसर होगा डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर क्या निकला? इसका भी आंसर निकला डी, अपोजिट वर्ड फ्रेल्टी का स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वी कम टू थर्ड क्वेश्चन, ब्रिटल। ब्रिटल एक एडजेक्टिव है। नीचे के वर्ड्स देखते हैं, वीक भी एक एडजेक्टिव है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, फ्रेजाइल भी एडजेक्टिव है, और ब्राइट भी एडजेक्टिव है। यहाँ पर भी पांचों वर्ड्स एक ही पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव। ब्रिटल का मतलब होता है कमज़ोर या टूटने वाला, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ब्रिटल। जैसे ग्लास इज़ ब्रिटल, शीशा टूट सकता है या और भी ब्रेकेबल्स होते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये ब्रिटल है। ठीक है, नीचे जो वर्ड्स है वीक, वीक का मतलब कमज़ोर। ब्रिटल का मीनिंग अगर सेम वर्ड टिक करना रहे तो हो सकता है कि वीक भी हम टिक कर सकते हैं, बट आगे देखते हैं और वर्ड्स क्या हैं। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है। फिर एक वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब भी होता है टूटने वाला। तुम देखते होगे ग्लास वेयर जिस कार्टून में पैक किया जाता है उस पर ऊपर लिखा रहता है हैंडल विद केयर। फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर, ये इसमें जो भी चीज़ें रखी गई हैं वो टूटने लायक हैं, तो इसको ध्यान से हैंडल करो। तो ब्रिटल और फ्रेजाइल एक जैसे वर्ड है। ब्रिटल इज इक्विवेलेंट टू फ्रेजाइल। अगर सेम वर्ड टिक करना रहता और वीक और फ्रेजाइल लिखा रहता तो फ्रेजाइल एक बेटर ऑप्शन था। ठीक है, और फिर एक वर्ड है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला, या किसी भी शानदार चीज़ के लिए भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ब्राइट। सो दीज आर द वर्ड्स। अब देखो कि ब्रिटल के लिए अपोजिट वर्ड कौन सा होगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा बी, स्ट्रॉन्ग।
ब्रिटल का अपोजिट वर्ड होगा स्ट्रॉन्ग। सो द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 इज बी। तो ये थे आज के वर्ड्स वाले एक्सरसाइज जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया एंटोनिम पर बेस्ड वर्ड्स को हम लोगों ने डिस्कस किया और जो आंसर था वो तुम्हारे सामने टिक किया। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जिसको तुम नोट करके रख सकते हो। ठीक है, एक बार फिर अगर मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरी डिलीवरी तुम लोगों को अगर पसंद आती है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर माई वीडियोज़ एमंग योर फ्रेंड्स। जिन लोगों को इस तरह के लेसन की या इस तरह के लेक्चर्स की ज़रूरत है उनके बीच में ज़रूर शेयर करना। और तुमने तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब किया होगा, मेरे इस चैनल को, तो तुम भी लगातार बने रहना ताकि मेरा मैक्सिमम फ़ायदा तुम लोगों को मिल सके। ठीक है, नाउ वी कम टू प्रीपोजिशन। उसका एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। एरर्स का एक्सरसाइज है, प्रीपोजिशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन 1 तुम्हारे सामने है। ठीक है, देखते हैं कि इसमें एरर कहाँ पे है। द पुलिसमैन स्टार्टेड फायरिंग द क्राउड व्हेन द स्ट्राइकिंग स्टूडेंट्स टर्न्ड वायलेंट। ये क्वेश्चन 1993 में आया है, ये लेकिन कभी भी आ सकता है। 1993 में आया है, हो सकता है कि 2020 में भी यही क्वेश्चन आ जाए या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए। इसमें क्या है कि सिपाहियों ने, पुलिसकर्मियों ने क्या किया, भीड़ पर फायरिंग शुरू की। भीड़ किनकी थी? वैसे स्टूडेंट्स की जो हड़ताल पर थे, और वो जो विद्यार्थी थे वो अचानक हिंसक हो उठे। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है, यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज़ किया गया है, वायलेंट। वायलेंट का मतलब होता है हिंसक। हिंसा पर उतारू जो भीड़ होती है उसको हम लोग कहते हैं वायलेंट। ठीक है, एक बार फिर सेंटेंस को देखते हैं। भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी पुलिस कर्मियों ने। तो पर के लिए यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा। जब भी फायरिंग होती है तो लोगों पर होती है, भीड़ पर होती है, तो उसके लिए पर के लिए हम लोग यहाँ पे प्रीपोजिशन लगाएंगे एट। फायरिंग एट द क्राउड, जो कि यहाँ पर मिसिंग था और इसीलिए इस सेंटेंस में एरर था। तो मेरा आंसर क्या होगा? किस पार्ट में एरर देखने को मिला? पार्ट 2 में। सो पार्ट 2 इज द आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देन वी कम टू क्वेश्चन 2। एक बार तुम लोग ठीक से पढ़ लो स्क्रीन पे। देयर डज नॉट सीम मच डिफरेंस बिटवीन द 3 ऑफ देम। ये सिंपल सेंटेंस है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इस सेंटेंस में नहीं है। कहता है, सीम का मतलब होता है प्रतीत होना, तो कहता है कि उन तीनों के बीच में कोई ज़्यादा अंतर प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि नंबर कितना दिया हुआ है। नंबर दिया हुआ है 3 और यहाँ पे यूज़ किया गया है बिटवीन। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? बिटवीन और एमंग का डिस्कशन हुआ था एक सेशन में, जबकि कॉमन प्रीपोजिशंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो वहाँ पे बताया गया था, मैंने बताया था तुम लोगों को कि बिटवीन हम लोग 2 के लिए यूज़ करते हैं। 2 के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिटवीन, और 2 से ज़्यादा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एमंग। अब यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा हुआ है 3, इसीलिए यहाँ पे बिटवीन नहीं होगा। बिटवीन अगर यूज़ करेंगे तो गलत होगा। बिटवीन की जगह पे क्या होगा? एमंग। सो दिस इज द करेक्शन। बिटवीन यहाँ पे गलत था। आंसर क्या होगा मेरा? आंसर होगा 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आफ्टर लिसनिंग हिज एडवाइस आई डिसाइडेड नॉट टू गो अब्रोड फॉर रिसर्च। यहाँ पे एक वर्ड है अब्रोड। अब्रोड का मतलब होता है विदेश। एक और इससे मिलता जुलता वर्ड है, यहाँ पे बता देता हूँ, एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है निवास के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एबोर्ड। जैसे ही लेफ्ट फॉर हिबेनली एबोर्ड, मतलब उनका स्वर्गवास हो गया।
रहने की जगह के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अबोड, ठीक है। सेंटेंस क्या है कि उनकी सलाह सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि रिसर्च के लिए मुझे विदेश नहीं जाना। तुम्हारे मन में आएगा कि सर रिसर्च वर्ड तो इंग्लिश में बहुत सुनते हैं, इसकी हिंदी क्या होगी? तो हिंदी इसकी होती है शोध। रिसर्च के लिए हिंदी है, हिंदी वर्ड है शोध, ठीक है। तो दिस इज द सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है। एरर इसमें कहाँ पे है? तो लिसनिंग के बाद प्रीपोजिशन लगता है टू। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, तो वहाँ पे हम लोग टू लगाते हैं। अगर टू नहीं लगाओगे, लिसन मी अगर बोलते हो तो इसका मतलब कि ग्रामर का एरर है। सो आफ्टर लिसनिंग टू हिज एडवाइस आई डिसाइडेड नॉट टू गो अब्रोड फॉर रिसर्च। यहाँ पर लिसन के बाद टू लगना चाहिए। अब कंफ्यूजन होगा कि मेरा आंसर 1 होगा कि 2 होगा। मैंने बताया था कि जब इस तरह का डिलेमा रहे, दो ऑप्शन के बीच में कोई मिसिंग वर्ड है, तो बाद वाला जो होता है ऑप्शन वही तुम्हारा आंसर होता है। देखो क्यों, इसके पीछे लॉजिक क्या है। आफ्टर लिसनिंग तो यहाँ तक सही लिख दिया गया, वास्तव में टू कहाँ पे आना चाहिए था? हिज के पहले आना चाहिए था, इसीलिए मेरा आंसर होगा 2। एरर किस पार्ट में था? एरर पार्ट 2 में था, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ऑन माई रिक्वेस्ट ही इंट्रोड्यूस्ड मी फ्रॉम ऑल दोज स्टूडेंट्स। मेरे अनुरोध पर उसने मुझे उन सभी विद्यार्थियों से परिचय कराया। परिचय कराने के लिए वर्ड है इंट्रोड्यूस। और फिक्स प्रीपोजिशन वाला जो लिस्ट मैंने लिखा था इसके पहले वाले वीडियो में, उसको तुम देख सकते हो। वहाँ पे इंट्रोड्यूस वर्ड मैंने लिखा था और उसमें बताया था कि इंट्रोड्यूस के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो लगता है वो है टू। ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज वाइफ। उसने अपनी वाइफ से मेरा परिचय कराया, तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं टू। ऑन माई रिक्वेस्ट ही इंट्रोड्यूस टू मी फ्रॉम ऑल दोज स्टूडेंट्स। सॉरी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस के बाद अगर टू लगेगा तो फ्रॉम यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा टू। एरर किस पार्ट में था? एरर पार्ट 3 में था। ऑन माई रिक्वेस्ट ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू ऑल दोज स्टूडेंट्स। So this was question number 4. Next, question 5. I am grateful to you and all your friends to extend required help in my hour of need. मैं तुम्हारे और तुम्हारे सभी दोस्तों के प्रति आभारी हूँ। क्यों? क्योंकि आवश्यकता के समय, ज़रूरत के समय तुम लोगों ने मदद की। सेंटेंस का मीनिंग यही है। ये वाला भी वर्ड हम लोगों ने उस लिस्ट में डिस्कस किया था, ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। ग्रेटफुल एंड थैंकफुल, इसके साथ क्या लगता है? ग्रेटफुल या थैंकफुल के साथ प्रीपोजिशन टू भी लगता है और कभी कभी फॉर भी लगता है। दोनों कब लगता है? जैसे अगर मैं किसी के प्रति आभारी हूँ तो वहाँ पे टू यूज़ करेंगे। आई एम ग्रेटफुल टू माई फ्रेंड और आई एम ग्रेटफुल टू माई बॉस, ठीक है। तो वहाँ पे टू यूज़ करेंगे। और अगर किसी चीज़ के लिए, किसी एक्शन के लिए हम लोग प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर एक्सटेंड एक वर्ड है। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। मदद करने के लिए भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं एक्सटेंड। एक्सटेंड हेल्प मीन्स मदद करना। तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का आभारी हूँ। किस चीज़ के लिए? कि जो आवश्यक मदद थी वो तुम लोगों ने दी, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मतलब सम एक्शन, आई एम थैंकफुल फॉर सम एक्शन। तो यहाँ पे जो टू यूज़ किया गया है ये गलत होगा, यहाँ पे होगा फॉर। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड ऑल योर फ्रेंड्स फॉर। और जैसे ही यहाँ पे प्रीपोजिशन फॉर होगा, प्रीपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब यूज़ होता है तो V4 फॉर्म में यूज़ होता है, जो कि जीरंड होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर एक्सटेंड को भी करना पड़ेगा, एक्सटेंडिंग। सो आंसर इज 3, पार्ट 3 में गलती थी, ठीक है। एक बार फिर देख लो।
यहाँ पे ग्रेटफुल के हिसाब से टू भी लग सकता था, बट कंडीशन दूसरा था जो कि मैंने यहाँ पे बताया। किसी व्यक्ति के प्रति आभारी हैं तो टू, और किसी एक्शन के लिए अगर है तो फॉर। यहाँ पे चूंकि एक्शन इन्वॉल्व है, मदद देना, एक्शन इन्वॉल्व है, तो इसीलिए यहाँ पे फॉर लगेगा। और जैसे ही फॉर हुआ यहाँ पे हमको आईएनजी भी जोड़ना होगा, मीन्स प्रीपोजिशन प्लस V4। सो एरर था पार्ट 3 में। सो द आंसर इज 3। Then next question number 6. 4 followers of the Hindu sect. यहाँ पे एक अच्छा वर्ड है, फुल स्टॉप शुड नॉट बी हियर, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। सेक्ट का मतलब होता है किसी एक रिलीजियस बिलीफ को मानने वाले जो लोग होते हैं, वो दे कम अंडर ए सेक्ट, उसको सेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो 4 फॉलोअर्स ऑफ द हिंदू सेक्ट आनंद मार्गी लोग, ये आनंद मार्ग एक सेक्ट है, उसको मानने वालों को हम लोग आनंद मार्गी कहते हैं। फॉलोअर्स का मतलब होता है मानने वाला, या अगर हम हिंदी वर्ड यूज करें तो फॉलोअर्स के लिए वर्ड है अनुयायी। ठीक है, 4 followers of the Hindu sect Anand Marg were sentenced life imprisonment against criminal conspiracy and murder of the railway minister Ellen Mishra in 1975. 1975 में रेल मंत्री थे ललित नारायण मिश्रा जी, उनका मर्डर हुआ था। किन लोगों ने किया था? आनंद मार्ग के 4 अनुयायियों ने एक आपराधिक साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी थी, और उन लोगों को क्या हुआ था? उम्र कैद की सजा मिली थी। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, वेयर सेंटेंस टू, सेंटेंस के बाद प्रीपोजिशन लगता है, ही वाज सेंटेंस टू डेथ, ही वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो सेंटेंस के बाद प्रीपोजिशन टू लगना चाहिए, जो कि यहाँ पे मिसिंग था, यानी कि मेरा आंसर होगा 2। पार्ट 2 में एरर है, ही वाज सेंटेंस टू डेथ, ही वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब आजीवन कारावास। करेक्ट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज 2। क्वेश्चन 7, मोस्ट पीपल आर टू एब्जॉर्ब्ड विद देयर ओन लाइफ्स। एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज में बहुत अधिक व्यस्त होना, डूबा हुआ रहना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। कुछ लोग अपनी जिंदगियों में इतने मगन होते हैं, इतने उसमें डूबे हुए होते हैं, टू केयर मच अबाउट द एगोनीज ऑफ अदर्स, कि दूसरों के दुख पीड़ा के बारे में वो नहीं सोच पाते। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब के बाद किसी चीज में डूबना या मगन होने की बात है, तो मे के लिए हम लोग प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे, जो विथ यूज किया गया ये गलत है। सो द आंसर इज 2, पार्ट 2 में एरर है। ठीक है, एब्जॉर्ब के बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा इन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रोड वाइडनिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे एक वर्ड है वाइड। वाइड का मतलब होता है चौड़ा, और वाइडन का मतलब होता है चौड़ा करना। रोड के चौड़े करने की जो प्रक्रिया है, द रोड वाइडनिंग एक्सरसाइज विच एम्स टू मेक नेशनल हाईवे ए 4 लेन हाईवे। और उसका एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो नेशनल हाईवे को 4 लेन हाईवे बनाना पोजेज ए थ्रेट टू द फ्रेजाइल इन्वायरमेंट ऑफ द हिमालयाज। और इससे डर किसको है? हिमालय के आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो कि नाजुक है। अभी हम लोगों ने पहले वर्ड वाले एक्सरसाइज में इस वर्ड को डिस्कस किया, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या टूटने वाला। तो उससे खतरा है हिमालय के उस पर्यावरण को जो कि नाजुक है या कमजोर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वर्ब है एम। एम के बाद प्रीपोजिशन लगता है एट।
आई एम एट दिस एग्ज़ाम, मेरा जो ध्येय है, मेरा जो टारगेट है वो ये एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे टू जो लगाया गया है ये गलत है। यहाँ पे एम के बाद प्रीपोजिशन एट लगेगा, और जैसे ही यहाँ पे एट लगाया गया तो प्रीपोजिशन के बाद V4 करना पड़ेगा, यानी कि एट अगर प्रीपोजिशन है तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब मेक को V4 बनाना पड़ेगा, एट मेकिंग नेशनल हाईवे ए 4 लेन हाईवे। तो इसीलिए गलती क्या थी, एम के बाद प्रीपोजिशन एट और उसी के हिसाब से मेकिंग। सो किस पार्ट पे एरर था, एरर देखने को मिला पार्ट 2 में। एक वर्ड यहाँ पे है पोज। पोज का 2-3 मीनिंग होता है। एक तो होता है पोज, पोज का मतलब मुद्रा, तुम्हारी फोटो इस पोज में अच्छी आएगी। और ही पोज्ड फॉर फोटोज, उसने फोटो खिंचवाने के लिए मुद्रा बनाई, वहाँ पर भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पोज। लेकिन यहाँ पे है प्रस्तुत करने के लिए भी, यहाँ पे क्या है, थ्रेट का मतलब धमकी, धमकी देना, उस सेंस में भी हम लोग प्रस्तुत करना या देना के सेंस में भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पोज। तो पोज के 3-4 मीनिंग्स हैं जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया। सो द आंसर इज 2, क्वेश्चन 8 का आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ, हमारे हाउसिंग सोसाइटी में 8 ब्लॉक्स हैं एंड 48 फ्लैट्स और 48 फ्लैट्स हैं ऑन एन एरिया ऑफ अबाउट 1000 स्क्वायर मीटर्स। और ये जो हमारी सोसाइटी है वो कितने एरिया में फैला हुआ है, तो 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में है। यहाँ पे एक वर्ड है कॉम्प्राइज, डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में भी। एक होता है कंसिस्ट, उसके बाद ऑफ लगता है, और एक और वर्ड है जो यहाँ पे यूज़ किया गया है कॉम्प्राइज, इसमें ऑफ नहीं लगता, सिर्फ कॉम्प्राइज होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑफ लगाया गया है ये गलत है, इट शुड नॉट बी देयर, इसीलिए आंसर होगा 2। जैसे एक बुक है, ये एग्जाम्पल मैंने दिया भी है पिछले सेशन में भी। एक बुक है जिसमें 100 पेज हैं, हम क्या कह सकते हैं, दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 100 पेजेस। कंसिस्ट अगर यूज़ करोगे तो ऑफ भी लगाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दिस बुक कॉम्प्राइजेज 100 पेजेस, वहाँ पे ऑफ नहीं लगेगा। यहाँ पे चूंकि कॉम्प्राइज दिया हुआ है इसीलिए ऑफ की ज़रूरत नहीं है। सो द आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, वुड यू प्लीज स्टॉप फ्रॉम स्मोकिंग वाइल द सेरेमनी इज इन प्रोग्रेस। क्या कोई सेरेमनी चल रही है, कोई समारोह चल रहा है, उसमें सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए किसी को कहा जाता है कि कृपया कर ऐसा मत कीजिए, सिगरेट पीना बंद कीजिए। स्टॉप के बाद यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्रॉम नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे ये कॉमन एरर हालांकि है। जैसे क्लास में टीचर क्या बोलते हैं, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप चीटिंग, ये बोला जाता है ना, स्टॉप राइटिंग, ये बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉप के बाद फ्रॉम लगाना गलत था। स्टॉप स्मोकिंग, सिगरेट पीना बंद कीजिए, वहाँ पे हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। तो आंसर क्या था, आंसर है पार्ट 2 में फ्रॉम नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम एरर्स को करते हैं तो 5 अगर एरर्स आएगा तो 5 में 5 भी सही होगा। अगर तुम्हारा कमांड हो जाता है, तुम अगर ठीक से इसको प्रैक्टिस में रखते हो तब। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, जयसूर्या's बैटिंग may be compared with the sales of a useful book। देखो, कंपेयर के साथ विथ भी प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन और टू भी लगता है। जानना होगा कि कब विथ लगेगा और कब टू लगेगा। तो जब 2 लोगों की तुलना हम करते हैं, जैसे मेरी तुलना अगर किसी से की जाएगी तो वहाँ पे हम लोग विथ यूज़ करेंगे। When 2 persons are compared, the word compare is followed by with। लेकिन जब 2
एक्शन की तुलना हम करते हैं, दो घटनाओं की तुलना करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग टू लगाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है। तो जयसूर्या की बैटिंग की तुलना की जा रही है किससे? किताबों की बिक्री से। एक उपयोगी किताब है उसकी बिक्री से की तुलना की जा रही है जयसूर्या के बैटिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर दो एक्शन है जिसकी तुलना की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे टू लगेगा। अगर विथ यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। सो द आंसर इज टू। एरर लाइज इन पार्ट टू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। He carefully investigated into the case but could not find any clue। यहाँ पे एक वर्ड है clue, clue का हिंदी होता है सुराग। जैसे सुशांत सिंह राजपूत राजपूत वाले केस में अभी तक क्या हुआ है, सीबीआई को उसके मर्डर का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्लू, CLUE। उसने इस केस की जांच की लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। यहाँ पे इन्वेस्टिगेट वर्ड के बाद इनटू नहीं होगा। यहाँ पे जो इनटू प्रीपोजिशन यूज किया गया है, दिस इज रिडंडेंट, ये फालतू है, ये रिडंडेंट है। ठीक है, ये फालतू है, इनटू यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनटू को ड्रॉप करेंगे और इन्वेस्टिगेट के बाद प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सो द आंसर इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखते के साथ इसका आंसर कर सकते हो, बताया भी है हम उस लिस्ट में, फिक्स प्रीपोजिशन वाले में। फाउंड गिल्टी ऑफ, गिल्टी के बाद प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। यहाँ पे क्या यूज कर दिया गया, यहाँ पे ऑन यूज किया गया है, ये गलत है। ऑन की जगह पे क्या यूज होगा, ऑफ होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर टू होगा। सेंटेंस का मीनिंग है फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर द एक्यूज पर्सन्स वेयर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। देखो अभी कुछ देर पहले जो क्वेश्चन आया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला, वहाँ पे मैंने बताया था कि इसके बाद सेंटेंस के बाद टू प्रीपोजिशन लगता है। यहाँ पर ये बिल्कुल सही यूज़ किया गया है, बट एरर कहाँ पे था, गिल्टी के बाद प्रीपोजिशन आएगा ऑफ। सो द आंसर इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। They are aware about the risk involved in investing the entire funds in only one scheme। वे लोग इस बात से वाकिफ है, वाकिफ का मतलब जानते हैं, दे आर अवेयर कि क्या रिस्क होता है सारा का सारा फंड एक योजना में लगा देने का। तो यहाँ पे अवेयर के बाद जो प्रीपोजिशन अबाउट यूज़ किया गया ये गलत है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इसको ध्यान में रखना। अवेयर के बाद फिक्स प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। यहाँ जो अबाउट लगा दिस इज रॉन्ग और इसीलिए एरर इज इन पार्ट 1। आंसर इज 1। ठीक है, इंटायर का मतलब होता है समूचा, पूरा के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंटायर। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना। इन्वेस्ट का मीनिंग निवेश करना। ठीक है, निवेश करना। देखो एक वर्ड होता है स्पेंड करना, स्पेंड का मतलब खर्च करना। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमने 50 रुपये की एक प्लेट रसमलाई ली और खा के पानी पी लिया, मस्त हो गए, तो तुम्हारा वो 50 रुपया स्पेंड हो गया, खर्च हो गया। बट अगर उस 50 रुपये को तुमने कहीं ऐसे जगह पे जमा किया जिसमें ये तुमको बताया गया कि आफ्टर 6 मंथ्स ये 50 रुपया आपको 70 रुपया होकर मिलेगा, इट मीन्स यू इन्वेस्टेड योर 50 रुपीज़। वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इन्वेस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। You will have to qualify this exam if you want to make yourself eligible to this। तुमको ये क्वालिफाई करना पड़ेगा एग्ज़ाम अगर तुम अपने को इसके
योग्य बनाना चाहते हो तो एलिजिबल के बाद टू नहीं लगता, किसी चीज के लिए योग्य, वहां पे प्रीपोजिशन लगता है फॉर, इसीलिए आंसर होगा 4। पार्ट 4 में एरर था एलिजिबल फॉर दिस, ठीक है। इफ यू आर ए ग्रेजुएट यू आर एलिजिबल फॉर बैंक पीओ एग्जाम, तो वहां पे फॉर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, थैंक्स टू न्यूमरस गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स रूरल मासेस हु वर अर्लियर अनअवेयर अबाउट। देखो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके पहले दो क्वेश्चन पहले जो आया था अवेयर, यहाँ पे उसी का अपोजिट वर्ड है अनअवेयर, यहाँ पर अबाउट नहीं होगा, अबाउट की जगह पे होगा ऑफ। एरर किस पार्ट में था? एरर पार्ट 3 में है। तो अगर ये चीज़ें ध्यान में रहती हैं तो देखते के साथ सेंटेंस या वर्ड को देखते के साथ तुम उसके आंसर को टिक कर सकते हो। कहता है कि सरकार की इनिशिएटिव एक अच्छा वर्ड है, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, तो सरकार के अनेकों जो सरकार ने अनेकों पहल जो किए हैं उसी की वजह से, मासेस का मतलब होता है गाँव लोग, तो गांव के जो लोग हैं जो कि पहले इन सुविधाओं से या सुख सुविधाओं से अनभिज्ञ थे, वो अब कनेक्टेड हो गए हैं, नाउ कनेक्टेड ऑफ अर्बन वेज ऑफ लिविंग। तो शहर में रहने सहने का जो तरीका है उसके बारे में वो लोग अब उससे वाकिफ़ हो गए हैं, उसको जान गए हैं और उसी लाइफ स्टाइल में रहना चाहते हैं। इस तरह का इस सेंटेंस का मीनिंग है। एरर यहाँ पे है पार्ट 3 में, अनअवेयर के बाद प्रीपोजिशन होगा ऑफ न कि अबाउट। सो 3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संगनी डज नॉट ओबे टू हिज वर्ड्स बट शी इज गुड एट स्टडी। संगनी उसके बातों को नहीं मानती लेकिन पढ़ाई में वो अच्छी है। ओबे के बाद मानने के लिए, आज्ञा मानने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ओबे, बट उसके बाद टू नहीं लगता, यहाँ पे टू फालतू यूज किया गया है। सो द आंसर इज 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संगीता ऑलवेज बोस्ट अबाउट हर सेल्फ एंड डज नथिंग फॉर हर फैमिली। संगीता हमेशा अपने बारे में डिंग हाँकते रहती है और परिवार के बारे में, परिवार के लिए कुछ नहीं करती। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है बोस्ट। बोस्ट का मतलब होता है डिंग हाँकना, और हमें पता होना चाहिए कि बोस्ट के बाद फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। यहाँ पे क्या है, बोस्ट के बाद अबाउट लगा है विच इज़ रॉन्ग, यहाँ पे होना चाहिए ऑफ। सो द आंसर इज 2, पार्ट 2 में एरर था, ठीक है। नेक्स्ट एक और वर्ड होता है बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है हौसला बढ़ाना। जैसे स्टेडियम में जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो क्राउड होता है, वो प्लेयर्स को बूस्ट करता है, उनका हौसला बढ़ाता है। बट दोनों वर्ड के मीनिंग में डिफरेंस है, तो स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, इसीलिए मीनिंग में भी डिफरेंस है। Then we come to next question, question number 19. 19 में है the police looked in the matter seriously. पुलिस ने इस मामले की छानबीन गंभीरता से की, but could find no clues of his murder. लेकिन यहाँ पर भी देखो वर्ड आया क्लू। क्लू का मतलब सुराग, लेकिन उसके हत्या का कोई सुराग उसे नहीं मिल पाया। यहाँ पे यूज़ किया गया लुक इन। लुक इन ये गलत है, क्या होना चाहिए, लुक इनटू। दिस इज ए फ्रेजल वर्ब, और लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। इन्वेस्टिगेट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं लुक इनटू। तो इन की जगह पे क्या होना चाहिए, इन यहाँ पे गलत है, इन प्लेस ऑफ इन इट शुड बी इनटू। सो द आंसर इज 1। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20,
Today, most employees complain of suffering with the stress of attending to rude customers all day. यहाँ पे अधिकांश जो एम्प्लॉय हैं वो आजकल किस बात की शिकायत करते हैं? कॉम्प्लेन के बाद प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑफ सही लगा हुआ है, ध्यान रखना कि वे लोग पीड़ित हैं तनाव से। कौन सा तनाव है? जो रूड कस्टमर्स को अटेंड करना पड़ता है, रूड कस्टमर से दिन भर इंटरैक्ट करना पड़ता है, उससे वो पीड़ित हैं, उससे बहुत परेशान हैं। ठीक है, यहाँ पे रूड का मतलब होता है, रूड का मतलब बेरुखा। हिंदी वर्ड हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेरुखा। वैसे लोग जिन्हें बात करने की तमीज़ नहीं होती उसको हम लोग कहते हैं रूड। ठीक है, रूड पर्सन, रूड आंसर, वहाँ पे हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे वह बुखार से पीड़ित है, क्या लिखते हैं? ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो यहाँ पे विथ नहीं होगा, इन प्लेस ऑफ विथ इट शुड बी फ्रॉम। एरर कहाँ पे था? एरर पार्ट 2 में था। सफ़र के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, सो द आंसर इज, सफ़र के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है, सो द आंसर इज 2, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द टेस्ट एट ईच वेन्यू विल बी इंटरेस्टेड ऑन द। ये पिछले सेशन में भी इस तरह का क्वेश्चन था। एक वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी पे कुछ जिम्मेदारी सौंपना। तो इंटरेस्ट के बाद प्रीपोजिशन ऑन नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा इंटरेस्ट के बाद प्रीपोजिशन टू। कंडक्ट का मतलब होता है संचालित करना। कोई एग्ज़ाम है जिसको संचालित हर वेन्यू पे, वेन्यू एक वर्ड है, मतलब परीक्षा केंद्र के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एग्जामिनेशन वेन्यू। तो उस ऑफिसर इंचार्ज को उसकी जिम्मेदारी दी गई जो क्या करेंगे, हु विल बी डेजिग्नेटेड एज टेस्ट कंडक्टर। जिनको किस नाम से जाना जाएगा? डेजिग्नेट का मतलब होता है नामित करना। उनको क्या नाम दिया जाएगा? टेस्ट कंडक्टर मीन्स परीक्षा संचालक या जांच संचालक। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर होगा पार्ट 3। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट के बाद प्रीपोजिशन लगेगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, even today there are several million people who do not have access of banking services। आज की तिथि में भी अगर हम देखें, जबकि बैंक का एक्सपेंशन काफ़ी हो चुका है, फिर भी लाखों लोग ऐसे हैं, मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो जिनको बैंकिंग सर्विसेज की सुविधा नहीं मिली है या जिनकी पहुंच वहां तक नहीं है। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और एक्सेस के बाद प्रीपोजिशन ऑफ नहीं लगता, बल्कि एक्सेस के बाद प्रीपोजिशन लगता है टू। तो यहाँ पे ऑफ गलत है, इन प्लेस ऑफ ऑफ इट शुड बी टू होगा, तो ये सेंटेंस सही होगा, इसीलिए एरर है पार्ट 4 में। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, the committee has prescribed a code of conduct about the recovery agents appointed by banks। एक कमिटी है, प्रेस्क्राइब का मतलब होता है जैसे डॉक्टर दवा प्रेस्क्राइब करते हैं, सुझाना। प्रेस्क्राइब के लिए एकदम सही वर्ड अभी मेरे ध्यान में आया, सुझाना। तो समिति ने क्या सुझाव दिया? एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट सुझाया, किनके लिए? रिकवरी एजेंट्स के लिए, जिनको बैंकों ने अपॉइंट किया। बैंक क्या करती है? लोन देती है, और लोन अगर वसूलना मुश्किल होता है बैंक के लिए, बैंक उतना फॉलोअप नहीं कर पाती, तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया रिकवरी एजेंट्स का। बजाज फिनसर्व ने एक अच्छा नेटवर्क बनाया हुआ रिकवरी एजेंट्स का। अगर तुम बजाज फिनसर्व के थ्रू कोई सामान लेते हो और उसकी जो EMI है टाइम पे नहीं देते, तो रिकवरी एजेंट तुम्हारे घर पे पहुंच जाता है। बैंकों ने भी इस तरीके को अपनाया है, तो उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब, इसके लिए हिंदी वर्ड है कि किस तरह का व्यवहार करेंगे, आचार संहिता हम लोग बोल सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट कि किस तरह से उन लोगों को काम करना है। तो किसके लिए बनाया गया है? रिकवरी एजेंट्स के लिए। रिकवरी एजेंट्स के बारे में नहीं, बल्कि उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट सुझाया गया कमेटी के द्वारा,
तो यहाँ पे अबाउट की जगह पे होगा फॉर। सो आंसर इज 3, पार्ट 3 में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। Owing the new policy, we feel that the target set for this year may not be achieved. नई नीति की वजह से, नई पॉलिसी की वजह से हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि इस साल के जो लक्ष्य दिए गए हैं वो अचीव नहीं किए जा सकेंगे, उनको पूरा नहीं किया जा सकेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। जैसे आई कुड नॉट अटेंड योर मैरिज ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल, की वजह से या के कारण। ड्यू टू के लिए एक और इक्विवेलेंट फ्रेज है ओइंग टू, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन ओइंग के बाद टू नहीं है, टू इज मिसिंग, जो कि गलत है। सो द आंसर इज 1, पार्ट 1 में एरर है, ओइंग टू द न्यू पॉलिसी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इट इज़ ए वे ऑफ चैनलिंग द बेनिफिट्स ऑफ ए डिजिटल इकोनॉमी टू द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एज द इंटरनेट विल इनेबल डिलीवरी एट एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस एंड फिनेंशियल सर्विसेज। एक वर्ड है चैनल से बना हुआ वर्ड है चैनलिंग। चैनल का मतलब होता है रास्ता, और चैनलाइज करना या चैनलिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये एक प्रकार की चीज़ ऐसी डेवलप की गई है जिससे डिजिटल इकॉनमी के जो फ़ायदे हैं वो सही रास्ते से पहुंच सके, किनके पास, लोगों के पास, या हमारे देश के सबसे बड़े हिस्से के पास। चूँकि एज द इंटरनेट विल एनेबल, इंटरनेट की वजह से क्या होगा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, शासन, गवर्नेंस का हिंदी होगा शासन, और वित्तीय सेवाएं ज़्यादा से देश के सबसे बड़े हिस्सों में पहुंच सकेगा। तो डिलीवरी किस चीज़ की होगी? एजुकेशन की होगी, हेल्थ की होगी, गवर्नेंस की होगी, और फिनेंशियल सर्विसेज की होगी। तो का के लिए यहाँ पे एट प्रीपोजिशन सही नहीं है, इन प्लेस ऑफ एट इट शुड बी ऑफ। डिलीवरी ऑफ कार विल बी गिवन टुडे, तो वहाँ पे ऑफ हम लोग यूज़ करेंगे डिलीवरी के बाद। सो द आंसर इज 3। ये एक अच्छा सेंटेंस था, लंबा था, एक बैंक पीयू एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे एट की जगह पे होगा ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। You should always back up important files and documents so that you don't lose all your work if something goes wrong in the hardware। कहता है कि जब भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं तो जो important files होते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका हमेशा बैकअप ले लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि हार्डवेयर के साथ कुछ गड़बड़ी हो जाए तो गो रॉन्ग विथ हम लोग बोलते हैं ना, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ी है। तो यहाँ पे जो इन वर्ड यूज किया गया प्रीपोजिशन ये गलत है, इन प्लेस ऑफ इन इट शुड बी विथ। सो आंसर लाइज इन पार्ट 4, क्योंकि एरर उसी पार्ट में था, पार्ट 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, स्कूल चिल्ड्रेन हु सो फार हैव हैड rationed access to the few playgrounds। यहाँ पे देखो ये वाला वर्ड हम लोगों ने किया था एक्सेस के बाद प्रीपोजिशन बताया था मैंने कि टू होता है, यहाँ पे सही यूज़ किया गया है। एक्सेस का मतलब पहुँच और उसके बाद प्रीपोजिशन टू। तो स्कूल के बच्चे जिन्हें अभी कहाँ तक पहुँच पाते थे, कुछ ही शहर में कुछ ही प्लेग्राउंड ऐसे थे, कुछ ही खेल के मैदान ऐसे थे जहाँ तक उनकी पहुँच थी। उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाल में जो ये मूव आया या हाल में जो ये चाल चली गई है वो उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। अब देखते हैं कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ पे है। स्कूल चिल्ड्रेन
who so far have had rationed access to the few playgrounds on the city. शहर में खेल के मैदान, तो मे के लिए प्रीपोजिशन तुम ही बताओ कि ऑन होगा या इन होगा। डेफिनेटली तुम्हारा आंसर होगा इन। यहाँ पे प्लेग्राउंड्स ऑन द सिटी गलत है, द फ्यू प्लेग्राउंड्स इन द सिटी सही होगा। अगर हम एरर देखें तो यहाँ पे ऑन की जगह पे होगा प्लेग्राउंड्स इन द सिटी, शहर में जो खेल के मैदान हैं। सो द आंसर इज 3, यही मेरा आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. The finding may help doctors to give more personalized care to patients and to modify the amount of powerful drugs administered over their patient. सेंटेंस के मीनिंग को समझते हैं कि कोई रिसर्च किया गया होगा जिसकी खोज क्या निकली, जो भी खोज उसकी आई होगी उससे डॉक्टरों को मदद मिल सकती है कि वो अपने पेशेंट्स को थोड़ा व्यक्तिगत, पर्सनलाइज्ड केयर का मतलब होता है व्यक्तिगत ध्यान अपने पेशेंट्स पे रखें, और जो पावरफुल ड्रग्स हैं, वैसी दवाएं जो बहुत शक्तिशाली हैं, उसका जो डोज है वो हिसाब से अपने पेशेंट्स को दें। ठीक है, यहाँ पे दवा देने के लिए हम लोग एक अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं एडमिनिस्टर। इंजेक्शन देना, दवा देना, तो वहाँ पे वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं एडमिनिस्टर, और उसके बाद प्रीपोजिशन ओवर नहीं आता है। एडमिनिस्टर के बाद फिक्स प्रीपोजिशन आता है टू। सो आंसर एरर किस पार्ट में देखने को मिला? एरर पार्ट 3 में देखने को मिला, और यही मेरा आंसर होगा। तो 28 का आंसर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. In accordance with the bylaws, he has to take on as chairman of the committee with effect from the 1st of next month. यहाँ पे है in accordance with के मतलब के अनुसार। जब भी कोई कंपनी बनती है, कमिटी बनती है, तो उसके बायलॉज होते हैं, बायलॉज बनते हैं, उसके अनुसार he has to take on as chairman of the committee, उसके अनुसार उन्हें उस कमिटी के चेयरमैन का पदभार ग्रहण करना है विद इफेक्ट फ्रॉम द 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। और ये कब से प्रभावी होगा? अगले महीने की 1 तारीख से। तो यहाँ पे हैज़ टू टेक ऑन जो यूज़ किया गया है ये वाला गलत है, ऑन की जगह पे होगा टेक ओवर। पदभार ग्रहण करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेजल वर्ब टेक ओवर। सो द आंसर इज 2। पार्ट 2 में एरर था और यही मेरा आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, प्रीपोजिशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ए रिसाइकलिंग प्लांट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रेजिडेंशियल एरिया कैन पोस्ट सीरियस थ्रेट्स फ्रॉम रेजिडेंट्स बाय लीविंग बिहाइंड परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी बैंक पीओ का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो डिस्कस करेंगे। प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता, नज़दीकी के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं प्रॉक्सिमिटी। रेसिडेंशियल एरिया मीन्स रिहायशी क्षेत्र, रहने की जो जगह होती है वो रेसिडेंशियल एरिया कहलाता है। और कैन यहाँ पे हालांकि होना चाहिए वर्ड पोज ज़्यादा सही वर्ड होता, थ्रेट पोज किया जाता है, ठीक है, बट दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एरर। एरर प्रीपोजिशन वाला हम लोग को देखना होगा, दिस इज टाइपो। कैन पोज सीरियस थ्रेट्स टू रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स का मतलब रहने वाले। तो हम लोग देखे थे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, थ्रेट टू, थ्रेट के बाद प्रीपोजिशन लगता है टू। रहने वालों को खतरा है, गंभीर खतरा, तो को के लिए हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू। बाय लीविंग बिहाइंड परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स, परसिस्टेंट का मतलब ऐसी चीज़ जो लगातार चलते रहती है, निरंतर के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं परसिस्टेंट। और पॉल्यूशन से बना हुआ वर्ड है पॉल्यूटेंट। वैसी चीज़ें जो प्रदूषण फैलाती हैं उनको हम लोग कहते हैं पॉल्यूटेंट। तो यहाँ पर कहता है कि एक रेजिडेंशियल एरिया के नज़दीक में एक रिसाइकलिंग प्लांट बैठा दिया गया
जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि उस एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, रेजिडेंट्स का मतलब रहने वाले लोग, उनके लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि उस रिसाइकलिंग प्लांट से लगातार पॉल्यूशन वाली चीज़ें निकलती रहेंगी या मिलती रहेंगी। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और यहाँ पे एरर का क्या था? थ्रेट के बाद प्रीपोजिशन लगेगा टू, जबकि यूज़ किया गया था यहाँ पे फ्रॉम। सो द आंसर इज 3, पार्ट 3 में एरर था। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन प्रीपोजिशंस पर बेस्ड। अलग अलग प्रीपोजिशंस को यूज़ किया गया इनके एरर को डिटेक्ट करने में, और फिक्स प्रीपोजिशंस का बहुत जगह पे यूज़ था। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस थे, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस थे जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसी तरह से प्रीपोजिशन पर अगर प्रैक्टिस रहेगी तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। जहाँ तक फ्रीक्वेंसी की बात है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में अगर 5 एरर का क्वेश्चन है तो उसमें एक क्वेश्चन डेफिनेटली, कभी कभी 2 भी मिल सकता है, बट एक क्वेश्चन डेफिनेटली प्रीपोजिशन से आता है। तो विद दिस वी कंक्लूड द सेशन ऑन प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आज ख़त्म हुआ। अगले सेशन में हम लोग करेंगे इसी से मिलता जुलता एक और अच्छा और मज़ेदार टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद उसके एक्सरसाइज को करेंगे। अगले सेशन तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।